Hi friends, welcome back to part 2 of logic. We had already seen logic and statement analogy. What is statement? What is open sentences? True और false statements? ये सब क्या होता है हमने देख लिया है. If आपने अभी तक नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए. What is statement तो हो गया. अब थोड़ा types of statement भी देख लेते हैं. आपके पास एक स्टेटमेंट है तो उसे सिंपल स्टेटमेंट बोलेंगे. But if you have two or more than two statements, then it is known as compound statement. ये दो तीन स्टेटमेंट को कॉमा से जॉइंट नहीं कर देना है और हम इसे अभी से कनेक्टिव्स कहेंगे. बड़ा ही सिंपल वर्ड है. दो या फिर तीन कंपाउंड स्टेटमेंट को जॉइन करना है और जॉइन करने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे, इसे कहेंगे कनेक्टिव. टोटल हमारे पास 5 कनेक्टिव्स है. एंड, और, नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ. इफ एंड ओनली इफ का शॉर्ट फॉर्म है IFF. एंड, और, नॉट, ये तीनों बड़े ही सिंपल है और इनको सीखना बड़ा ही सिंपल है. पर इफ देन एंड इफ एंड ओनली इफ, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा. जैसे कि थोड़े एग्जाम्पल्स है यहाँ पे. फर्स्ट, सेकंड, ये दोनों स्टेटमेंट में एंड का यूज किया गया है. थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों स्टेटमेंट में और का यूज किया गया है. फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये दोनों इफ देन के एग्जाम्पल्स हैं. और लास्ट वाला तो आपको बताने की जरूरत नहीं है. इफ यू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, इसे हम स्मॉल p से डिनोट करेंगे. एंड 3 + 5 इज लेस देन 7, इसे हम स्मॉल q से डिनोट करेंगे. और कनेक्टिव यूज हो रहा है यहाँ पे एंड, इसे मैं उल्टा v भी बोलता हूँ कभी कभी. सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बन जाएगा? p एंड q. आपके सारे स्टेटमेंट्स को अभी से हम स्मॉल लेटर्स में दिखाएंगे, क्योंकि अगर आपने कैपिटल लेटर यूज कर लिया तो ये जनरली सेट में भी यूज होता है और प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है. स्टेटमेंट देख लिया, कनेक्टिव देख लिया, पर अभी पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स बढ़ रहे हैं. सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो उसके सिर्फ दो ही आउटपुट आएंगे, या तो ट्रू या तो फॉल्स. पर आपके पास अगर दो स्टेटमेंट है तो या फिर दोनों ट्रू हो सकता है, पहला वाला ट्रू और दूसरा वाला फॉल्स हो सकता है, या फिर पहला वाला फॉल्स और दूसरा वाला ट्रू हो सकता है, या फिर दोनों फॉल्स हो सकता है. कुछ सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो ये हो जाएगा HH, HT, TH, TT. अरे सर, ये हेड टेल कहाँ से आ गया? ओके, पर ये परम्यूटेशन का बहुत ही सिंपल सा सम है जहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है 2n. जैसे जैसे आप नंबर ऑफ स्टेटमेंट इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे आपके पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स भी बढ़ते जाएंगे. जैसे कि अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट है तो फॉर्मूला यूज होगा 2:1 इक्वल्स टू 2 आउटकम्स, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स. अगर आपके पास दो स्टेटमेंट है तो आपका फॉर्मूला यूज होगा 2:2 इक्वल्स टू 4, मतलब आपके आउटपुट्स 4 हो जाएंगे. ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स. अगर आपके पास 3 स्टेटमेंट है तो आपका आउटपुट हो जाएगा 2:3 इक्वल्स टू 8. इसको पूरा बताने की जरूरत नहीं है, मैंने लिखा हुआ है. और इसे याद रखने का तरीका भी बड़ा सिंपल है. इसे मैं बोलता हूँ मेरा 4-1 का रूल. 4-1 का रूल का मतलब है कि अगर 4 आया तो 4 टाइम्स 2 और 4 टाइम्स फॉल्स, और अगर 2 आया तो 2 टाइम्स ट्रू एंड 2 टाइम्स फॉल्स, और अगर 1 आया मतलब TF को आपको अल्टरनेटिव तरीके से लिखना है.
अब देखते हैं कि हमारा एंड और नॉट इफ देन IFF का ट्रूथ टेबल कैसे बनता है। एंड, अगर आपके पास दो स्टेटमेंट है तो उसकी पॉसिबिलिटी तो यही आएगी, पर अगर आपके दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तभी ही जाके आपका फाइनल आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। इससे मैं बोलता हूं इफ बोथ आर ट्रू ओनली दैट टाइम ट्रू। एग्जाम्पल ऑफ एंड, टोमेटो इज वेजिटेबल एंड मैंगो इज फ्रूट। अगर आप इसमें स्टेटमेंट्स देखना चाहेंगे तो हम कहेंगे स्मॉल p इज टोमेटो इज वेजिटेबल एंड स्मॉल q इज मैंगो इज फ्रूट। अभी ट्रू या फिर फॉल्स है वो देख लेते हैं। टोमेटो इज वेजिटेबल फॉल्स, मैंगो इज फ्रूट ट्रू। तो आपका सिंबॉलिक स्टेटमेंट बन जाएगा f एंड t। हमारा रूल है इफ बोथ आर ट्रू ओनली दैट टाइम ट्रू, मतलब आपके दोनों ट्रू है तभी ट्रू लिखना है। अच्छा, यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं है, मतलब आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फॉल्स। और ऐसे ही काम करता है, अगर आपके दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है और बीच में कनेक्टिव यूज हो रहा है और, तो ही आपका फाइनल आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज वो ट्रू हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ और, मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ऑरेंज। मिल्क इज वाइट ये आपका स्टेटमेंट P हो जाएगा, ग्रास इज ऑरेंज ये आपका स्टेटमेंट Q हो जाएगा। तो आपका सिंबॉलिक स्टेटमेंट आएगा P और Q। अभी ट्रूथ वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। मिल्क इज वाइट ये ट्रू है, ग्रास इज ऑरेंज ये फॉल्स है। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा T और F। और का रूल था इफ बोथ आर फॉल्स ओनली दैट टाइम फॉल्स। अगर आपके दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो ही आपका आंसर फॉल्स होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आपका फाइनल आंसर ट्रू हो जाएगा। थर्ड, सबसे सिंपल, नॉट। नॉट ट्रू का मतलब होता है फॉल्स और नॉट फॉल्स का मतलब होता है ट्रू। बड़ा ही सिंपल है, हमें सिर्फ नॉट वर्ड को इंक्लूड करना है या फिर एक्सक्लूड करना है। फोर्थ वन, it is important, TFF rule. Now if your first statement is true, second statement is false और बीच में if then है तो ही आपका आंसर false होगा, अदरवाइज वो true हो जाएगा। Did you get it? if आपका first statement true है, second statement false है और if then लग रहा है, एरो का साइन आ रहा है, तो बहुत ही सिंपल ये आंसर फॉल्स हो जाएगा। इसे मैं TFF रूल बोलता हूँ, अदरवाइज बाकी सारे आंसर हो जाएंगे आपके ट्रू। एग्जाम्पल ऑफ इफ देन, r इक्वल्स टू 5, कुछ तो वैल्यू पहले से दे दिया है और फिर उसके बारे में स्टेटमेंट बोला गया है इफ r इज अ नेचुरल नंबर देन इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ और देन आने से हमें पता चल गया कि एरो वाला सिंबल आएगा, जिसे हम इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। r इज अ नेचुरल नंबर ये आपका हो जाएगा स्टेटमेंट P जो कि ट्रू है, और दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब r इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमें इसे Q से बताएंगे और ये हो जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पे आपका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा T इम्प्लाइज F और हमारा रूल था TFF, मतलब अगर आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आपका फाइनल आंसर भी फॉल्स हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज IFF. If both are identical then it's true. If and only if का बहुत ही सिंपल फंडा है कि अगर आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये दोनों का आंसर सेम है, मतलब दोनों ट्रू है, तो ही आंसर फाइनल ट्रू होगा। लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल ऑफ इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट हो जाएगा 5 + 4 = 9 जो कि ट्रू है, और दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा 3 - 2 = 1 वो भी ट्रू है। तो आपका फाइनल सिंबॉलिक स्टेटमेंट बनेगा T डबल इम्प्लाइज T, यानी कि इफ बोथ आर आइडेंटिकल ओनली दैट टाइम ट्रू।
तो ये दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल होना मतलब सेम होना, टी टी, तो इसका फाइनल आंसर भी टी हो जाएगा। और अगर दोनों एफ एफ होते तो भी इसका फाइनल आंसर टी ही होता। या फिर दोनों फॉल्स है तो भी आपका फाइनल आंसर ट्रू ही होगा। अभी थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बोर्ड में आई गेस 4 मार्क में आ जाएंगे। जैसे आपको बनाना है ट्रूथ टेबल, और ये ट्रूथ टेबल कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स लाइन हो जाएगी जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे ये कैसे सॉल्व करता है, ये लाइंस कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि इसे सॉल्व कैसे करता है। बहुत सारे अप्रोचेस है कि लेफ्ट से राइट जाना है, पहले कनेक्टिव्स को सॉल्व करना है, या फिर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसे मैं सिंपल बना देता हूँ और मेरी कुछ रूल्स और या फिर कुछ मेथड्स की यूज़ करेंगे। रूल्स बड़े सिंपल है, 4 रूल बनाए हुए हैं। पहला रूल है, आपको चेक करना है कि आपके पास कितने स्टेटमेंट है। नाउ क्वेश्चन में स्टेटमेंट कैसे ढूंढोगे। यहाँ पे क्वेश्चन में स्टेटमेंट आएगा आपका या फिर P या फिर Q या फिर R। जनरली आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है PQ या फिर PQR। रूल नंबर 2, चेक कीजिए कि वो PQ और PQR का कोई निगेशन अवेलेबल है क्या। अगर निगेशन का मतलब हो जाएगा निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ R, ना कि निगेशन ऑफ P एंड Q। अभी तक मैंने एक भी एंड और कनेक्टिव का यूज नहीं किया। मैं यहाँ पे सबसे पहले सॉर्ट कर रहा हूँ कि मेरा नॉट आ जाए। तो रूल नंबर 2 है कि निगेशन है कि नहीं। निगेशन का मतलब होता है नॉट है कि नहीं, नॉट का साइन है कि नहीं। तो हो जाएगा निगेशन P, निगेशन Q, निगेशन R। नाउ थर्ड रूल हमारे स्कूल का बहुत ही पुराना रूल है, बॉडमास का रूल। बॉडमास में सबसे पहले आता था ब्रैकेट्स। नाउ ब्रैकेट्स का भी खुद का एक ऑर्डर होता है जिसे हम कर्ली, स्क्वायर और राउंड से याद रखते हैं। मतलब राउंड वाला सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद स्क्वायर, और उसके बाद एंड में आपको ध्यान देना है कि कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो जाए। और फोर्थ वन सबसे इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन कहता है कि नंबर ईच कॉलम एवरी टाइम। अगर आप कोई कॉलम बना रहे हो, जैसे मैंने P का एक कॉलम बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर उसका नंबर डालिए। लेफ्ट टू राइट ये नंबर इंक्रीज होते जाएगा। लेट्स सी अवर फर्स्ट एग्जांपल। negation of curly bracket, square bracket P और Q and square bracket negation of P double implies Q. Now number of statement यहाँ पे कितने हैं वो हम देखते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि P और Q 2 स्टेटमेंट है, तो ये मेरी पहली 2 कॉलम बनेंगे P Q। फिर चेक करना है कि कोई निगेशन अवेलेबल है। हाँ, निगेशन एक अवेलेबल है, पर वो सिंगल स्टेटमेंट का नहीं है, वो कंपाउंड का है। P डबल इम्प्लाइज Q का है, वो अभी नहीं लेना है। तो फिर हम लोग कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। राउंड ब्रैकेट में हमें दिख रहा है P डबल इम्प्लाइज Q। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे P और Q। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q। और फाइनली हम लोग करेंगे कि जो P और Q फाइंड किया है और अभी निगेशन फाइंड किया है उसका एंड। और सबसे लास्ट में मैंने क्या बोला था, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो कर्ली ब्रैकेट के आगे हम फाइनल वाला स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सिंपल है, वो ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन है राउंड ब्रैकेट्स P and R implies in round bracket P और negation of Q। यहाँ पे स्टेटमेंट्स है P, Q और R। अच्छा, negation of Q दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि Q नहीं लिखना है, हमें बेसिक स्टेटमेंट तो सारे लिखना है, जैसे कि P, Q और R। अगर 3 स्टेटमेंट है तो पॉसिबिलिटीज हो जाएगी 2�3 = 8। P, Q, R। सबसे पहले फाइंड करेंगे हम लोग स्टेटमेंट कितना है, P, Q, R। उसके बाद हम फाइंड करेंगे निगेशंस कितने हैं, तो निगेशन ऑफ Q अवेलेबल है। नेक्स्ट स्टेप, सारे ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मुझे 2 ही ब्रैकेट दिख रहे हैं, वो है P एंड R और P और निगेशन ऑफ Q। तो दोनों को सॉल्व कर लिया और लास्ट स्टेटमेंट में बीच में इम्प्लाइज डाल दिया।
बताता है। ये भी एक टाइप का पैटर्न है, जहां पे तुम्हारी लास्ट कॉलम में अगर सिर्फ आपको टी दिख रहा है, ट्रू दिख रहा है, तो इसे टॉटोलॉजी बोलेंगे। अगर आपको सिर्फ एफ दिख रहा है तो इसे कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे। और अगर आपको दोनों मिक्स दिख रहा है, टी एंड एफ, तो इसे कंटिंजेंसी बोलेंगे। ये थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक है। और यहाँ पे गाइस हम थोड़े लेटर्स को थोड़ा नाम दे देते हैं, जैसे कि कैपिटल टी को ट्रू, कैपिटल एफ को फॉल्स, स्मॉल टी को टॉटोलॉजी और स्मॉल सी को कॉन्ट्राडिक्शन। Two extra topics for mathematical logic will be: first, dual of your statement, and second will be extended knowledge of if then. For your boards ये कुछ 2-3 मार्क के सम आ जाएंगे। फर्स्ट, ड्यूल ऑफ अ स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट का मीनिंग नहीं चेंज करना है, यानी कि हमारा स्टेटमेंट वैसे का वैसा रहेगा, पर जो हमारे कनेक्टिव्स है उसे हम कुछ चेंज कर देंगे। जैसे कि एंड को और से रिप्लेस करेंगे, ट्रू को फॉल्स से रिप्लेस करेंगे और टी को सी के साथ रिप्लेस करेंगे। अब ये टी और सी क्या है? टी का मतलब होता है टॉटोलॉजी और सी का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन। नोट, याद रखना, कभी भी नॉट वर्ड को निकालना नहीं है या फिर निगेशन साइन को स्टेटमेंट में से निकालना नहीं है। अगर आप नॉट को ही निकाल दोगे तो स्टेटमेंट का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। सेकेंड टॉपिक, एक्सटेंडेड नॉलेज ऑफ इफ देन। P implies Q, ये तो आपको पता ही है, TFF रूल वाला। पर अगर आप इसे उल्टा कर दो तो इसे हम कहेंगे कॉन्वर्स, Q implies P। अगर आप P और Q दोनों को नॉट दे दो, जैसे कि निगेशन ऑफ P implies निगेशन ऑफ Q, तो इसे हम इनवर्स कहेंगे। इसे मैं बोलता हूँ इंक्लूड नॉट। एंड लास्ट वन में ऊपर की दोनों चीज़ों को फिर से करना है कि हमें इसे उल्टा भी करना है और इंक्लूड नॉट भी करना है। तो लिखेंगे कैसे? निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P, कॉन्ट्रापॉजिटिव। ये तीनों चीज़ें आपको सिर्फ P इम्प्लाइज Q में ही अप्लाई करनी है, क्योंकि ये कुछ थोड़े एक्सटेंडेड टॉपिक है जो आपको 3 मार्क में आ जाएंगे। इफ़ आई लाइक रीडिंग बुक देन आई एम इंट्रोवर्ट, ये हो जाएगा P इम्प्लाइज Q। तो इसे हम उल्टा कर दे तो इफ़ आई एम इंट्रोवर्ट देन आई लाइक रीडिंग बुक्स। अगर आप इसको इन्वर्स कर दो, इन्वर्स करना मतलब सिर्फ नॉट लगाना है, तो इफ़ आई डोंट लाइक रीडिंग बुक्स देन आई एम नॉट इंट्रोवर्ट। और या फिर इसे आप लास्ट कॉन्ट्रापॉजिटिव कर दो तो ये हो जाएगा इफ़ आई एम नॉट इंट्रोवर्ट देन आई डोंट लाइक रीडिंग बुक्स। सो आपके सम का मीनिंग कहाँ पे भी चेंज नहीं हो रहा है, हम सिर्फ तरीका चेंज कर रहे हैं। याद कैसे लिखेंगे? कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्वर्स मतलब उल्टा, इनवर्स मतलब इंक्लूड नॉट और कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब ये दोनों चीज़ों को आपको साथ में करना है। क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ऐसा कोई भी ओपन स्टेटमेंट है जिसे आप कुछ सेट की हेल्प से ट्रू या फॉल्स बना सकते हो या फिर कन्वर्ट कर सकते हो, इसे हम कहेंगे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अभी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बनाने के लिए 2 क्वांटिफायर्स चाहिए। वो दोनों क्वांटिफायर का नाम है यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। यूनिवर्सल का मतलब होता है यूनिवर्स, सबको ऐड करना, यूनियन करना। और एग्जिस्टेंशियल का मतलब होता है कोई एक चीज़ को एग्जिस्ट करना। यूनिवर्सल को आप फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x भी बोल सकते हो और एग्जिस्टेंशियल को आप देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x भी बोल सकते हो। ये दोनों के एक सिंबल कुछ इस प्रमाण है, उल्टा a उल्टा e। क्वांटिफायर का एग्जांपल देख लेते हैं।
यहाँ पे हमें कुछ तो स्टेटमेंट बोला गया है और इससे बताया गया है कि हमें इसे ट्रू प्रूव करना है, मतलब फाइनल आंसर आपका ट्रू ही आना चाहिए विथ हेल्प ऑफ क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स तो दो ही है, या तो हम यूज़ कर सकते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर या फिर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब आपका सारा आंसर पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट होना चाहिए, जबकि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में नेचुरल नंबर कोई एक भी आया या फिर एक से ज़्यादा आया तो भी चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसे सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू 2 ऐसा कुछ मिलेगा। तो x इक्वल्स टू 2 ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट x। देयर एग्जिस्ट क्योंकि कोई एक ही वैल्यू बिलोंग कर रहा है, इसकी मदद से ये स्टेटमेंट पूरा ट्रू हो जाएगा। सेकेंड, 3x - 4 इज लेस देन 9, तो आपका x का वैल्यू इज लेस देन 4.33 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज बिलोंग करती है x का 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 के 4 वैल्यूज आ सकते हैं, पूरा नेचुरल नंबर का सेट नहीं, पर सिर्फ ये 4 वैल्यूज ही आ सकते हैं। इसके लिए हम फिर से एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का यूज करेंगे, उल्टा e। थर्ड, n² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि आपको n के ऐसे वैल्यूज लेने हैं जो हमेशा एक से ज़्यादा है। तो आप n की कोई भी वैल्यू ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो ऑलवेज 1 से ज़्यादा ही आएगी। तो यहाँ पे पूरा नेचुरल नंबर का सेट बिलोंग करता है, तो हम इसे लिखेंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, मतलब उल्टा a, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। उसके बाद आता है 2n - 1 इक्वल्स टू 5, जहाँ पे आपका n का वैल्यू 3 हो जाएगा, और अगर कोई एक ही वैल्यू आता है तो हमने अभी बात की उसमें एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज होगा। उसके बाद आ रहा है कुछ y + 4 इज ग्रेटर देन 6, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा y का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 2। y का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 2, मतलब आप 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, पर स्टिल 1 और 2 तो नहीं ले सकते। मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ नेचुरल नंबर तो कभी नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी सिंपल आएगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का। लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल, 3y - 2 इज लेस देन इक्वल टू 9। अगर आपको इसको सॉल्व करोगे तो y इज लेस देन 11/3 आएगा, मतलब देयर एग्जिस्ट वैल्यू, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज किया जाएगा। अब हमारे यहाँ पे 3 टॉपिक रह जाएंगे जो मैथमेटिकल लॉजिक को कंप्लीट करते हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, लॉज ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक एंड वेन डायग्राम। ये वीडियो में मैं निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट कंप्लीट कर रहा हूँ। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हम जितने भी सिंबल सीखे हैं और जितने भी कनेक्टिव सीखे हैं उसको हम लोग आगे निगेशन लगा देंगे। जैसे कि आपको सारे कनेक्टिव्स तो पता ही है, एंड, और, नॉट, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन। ना, नॉट के आगे क्या ही नॉट लगा लोगे। अगर मैं बोलूँगा कि कोई चीज़ नॉट ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगी, और एक बार नॉट लगाऊंगा तो वो फिर से ट्रू हो जाएगी। मतलब सम का मीनिंग यहाँ पे चेंज हो ही नहीं रहा है, तो हम नॉट ये कनेक्टिव की बात नहीं करेंगे। तो हमारे पास बचे हुए हैं 4 कनेक्टिव, एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, या फिर एंड, और, इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन। अगर मैं एंड इसके आगे निगेशन लगा दूं तो हो जाएगा निगेशन ऑफ P एंड Q। तो यहाँ पे निगेशन को हम P और Q दोनों को दे देंगे, ये तो हो जाएगा निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। और बीच में जो एंड का सिंबल है उसे और में कन्वर्ट करना है। बस ये इक्विवेलेंस के स्टेटमेंट्स है, ये पहले से प्रूव किए गए हैं, हमें सिर्फ इसे यूज करना है कि अगर निगेशन ऑफ P एंड Q आया, निगेशन ऑफ P एंड Q आया, तो इसे हम लोग निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q लिखेंगे। इससे एकदम अपोजिट साइड पे है निगेशन ऑफ P और Q। अगर निगेशन ऑफ P और Q आया तो इसे हम निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, और बीच में और की जगह पे एंड का सिंबल डालेंगे। ये तो बड़ा ही सिंपल है,
कि एंड को और से कन्वर्ट कर दिया, और को एंड से कन्वर्ट कर दिया, और दोनों जगह पे निगेशन का साइन डाल दिया। बट व्हाट विल यू डू व्हेन आपको इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन आ जाए? अगर मैं बोलूंगा कि कोई चीज इम्प्लाई कर रही है, P implies Q, मतलब पहले वाला स्टेटमेंट होगा तो ही दूसरे वाला स्टेटमेंट होगा, तो इसको बीच में एंड से जोड़ना पड़ेगा। मतलब P भी आएगा, Q भी आएगा, पर बीच में सिंबल एंड का आएगा। नाउ एरो किसकी तरफ है? एरो Q की तरफ है, तो निगेशन सिर्फ Q को ही देना है। याद रखिएगा, ये मेरे याद करने का तरीका है कि जहां पे एरो वहां पे निगेशन, मतलब P Q को एरो कर रहा है तो Q को निगेशन मिलेगा। अच्छा, हम उल्टा लिखते तो Q implies P, तो Q एंड निगेशन ऑफ P आता, मतलब एरो किसकी तरफ है? P की तरफ, तो निगेशन किससे मिलेगा? P को। P डबल implies Q। मेरा लॉजिक यहाँ पे भी वर्क करता है कि एरो दोनों साइड है, मतलब एक बार निगेशन Q को देना है, एक बार निगेशन P को देना है। याद कैसे रखेंगे? इन राउंड ब्रैकेट्स P एंड निगेशन ऑफ Q, एंड तो आएगा ही, P एंड निगेशन ऑफ Q, मतलब एक बार Q को निगेशन दे दिया। दूसरे राउंड ब्रैकेट में आएगा निगेशन P एंड Q, मतलब P को भी निगेशन देना है। फिर से रिपीट करता हूं, दो राउंड ब्रैकेट आएंगे। पहले राउंड ब्रैकेट में P एंड निगेशन ऑफ Q, दूसरे राउंड ब्रैकेट में निगेशन P एंड Q। इन दोनों को जोड़ने के लिए, क्योंकि डबल इम्प्लीकेशन है, मतलब दोनों चीजें राइट होनी चाहिए, दोनों चीजें राइट होने के लिए बीच में वर्ड यूज करना पड़ेगा और का सिंबल होता है V जैसा। तो आपका फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगा राउंड ब्रैकेट P एंड निगेशन ऑफ Q, राउंड ब्रैकेट निगेशन P एंड Q, और बीच में दोनों को जोड़ना है और के सिंबल से।